हम विद्यालय से घर की ओर आ रहे थे। कुछ अजीब सी हवा के साथ मानो कोई कुछ बोलना चाह रहा है। मैं थोड़ा भयभीत हो गई क्योंकि वो हवा के साथ साए साए की आवाज़ भी आ रही थी। उसको केवल मैं ही महसूस कर पा रही थी। कुछ कदम चलने के बाद फिर से वही शांति पसर गई थी। कुछ कदम हम चले ही थे कि फिर से वही साए साए की आवाज़ मानो कुछ कहने के लिए व्याकुल हो रही हो। मैंने थोड़ी दूरी तय करने के बाद मैंने अपनी सहेली से पूछा कि तुमको भी कोई आवाज़ महसूस हो रही है क्या? उसने इनकार कर दिया कि नहीं तो। वो कुछ परेशान होकर मेरी ओर देखने लगी। वो अजीब तरीके से मेरी ओर देखने लगी। कुछ कदम चलने पर वह सारी आवाज़ उसको भी सुनाई देने लगी। वो भी भयभीत हो गई। हम दोनों बहुत तेज तेज अपने कदम बढ़ाने लगे। जैसे तैसे हम वहाँ से निकल गए। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। कल फिर हमें उसी पथ से गुजरकर वहाँ से निकलना था। हम दोनों इस बात से अनजान थे कि वही कल वाली बात हमारे सामने आ जाएगी। हमने थोड़ी दूरी ही तय करी थी कि अचानक से वही तेज़ गति से मानो हवा हमें बार बार चीरती जा रही थी। मानो वो कल की तरह कुछ चाह रही थी हमसे, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। हम दोनों कुछ कदम आगे ही चल रहे होंगे कि मेरे कानों में मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। मुझे लगा कि ये मेरे मन का वहम है। मैंने अपनी सहेली से पूछा कि क्या तुमने मुझे आवाज़ लगाई थी? वो हैरान होकर मेरी ओर देखने लगी और हैरानी से देखते हुए बोली कि मैं भला तुमको आवाज़ क्यों लगाऊंगी? मैं तो तुम्हारे साथ साथ ही चल रही हूँ ना। फिर भला ये क्यों? हम दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। जब हमने तीसरे दिन ध्यान दिया कि वो किसी के होने का जो एहसास जो हमें हो रहा था वो एक सीमित जगह ही थी, और वो था एक चौराहा। चौराहे के नज़दीक ही एक हनुमान जी का मंदिर था। वो आवाज़ हमें उस मंदिर तक ही सुनाई देती थी। हमने वहाँ हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। जैसे तैसे हमने 3 दिन निकाले। हमने अपने विद्यालय के अध्यापक को इसके बारे में बताया, जो कि उस मंदिर के पास ही रहते थे। उन्होंने पहले हम दोनों की तरफ देखा। हम दोनों बहुत भयभीत थे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों का वहम होगा। इतना कहकर वो अपनी क्लास में चले गए। हम दोनों को लगा कि वो इसके बारे में कुछ जानते थे और हमें बताना नहीं चाह रहे थे। फिर क्या था, हमें तो उसी रास्ते से निकलना था। हम अगले दिन उसी रास्ते से निकले कि वहीं अचानक हवा फिर से साए साए की आवाज़ हमारे कानों को चीरने के लिए आगे बढ़ गई थी। उस दिन हम दोनों पहले से ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने अपने मन में देवी माँ का ध्यान किया और आगे बढ़ गई। कुछ कदम चलने के बाद मेरे कानों में मेरा ही नाम सुनाई दिया और उस हवा ने मुझे मेरे नाम से पुकार रही हो ऐसा महसूस कराया। मैं दंग रह गई कि मेरा नाम कैसे जानती है, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने बिना पीछे देखे बोल दिया, जो कोई भी हो आगे आ जाओ। मेरी सहेली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोलने लगी, किससे बात कर रही है? मैंने उसको बताया कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। वो मुझे हैरानी से देखने लगी और वो बहुत भयभीत दिख रही थी। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि रोज़ रोज़ के डर से आज सामना कर ही लेते हैं। हम दोनों कुछ कदम आगे चल ही रहे थे कि फिर उसने मेरी सहेली को आवाज़ लगाई। हम दोनों भयभीत हो गए। फिर से उसने हमें आवाज़ दी, राखी, राखी, राखी। पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। फिर तो हम दोनों की हालत ख़राब होने लगी, लेकिन मन में एक यकीन था कि जब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान मेरा बुरा कैसे होने देंगे। उसके कुछ समय बाद हम दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। मैंने अपने घर में ये बात किसी को नहीं बताई थी। अगर बता देती तो कोई भी मुझे उस रास्ते से जाने नहीं देते और मुझे
उस आवाज़ का पता लगाना था, क्योंकि आवाज़ मानो कुछ कहना चाह रही हो। उस आवाज़ को मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी। वो आवाज़ मानो मदद के लिए पुकार रही हो। अगले दिन मुझे पता चला कि मेरी सहेली की तबीयत खराब हो गई है और वो स्कूल नहीं आ रही है। मुझे मेरे घर वालों ने भी काफ़ी रोका कि अगर वो नहीं जा रही तो तू भी मत जा, एक दिन की छुट्टी कर ले। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद आज वो आवाज़ मुझे कुछ बता दे, और मैं यही सोचकर स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल पहुंची तो उन्हीं सर ने मुझसे पूछा कि अब तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तुझे। ये सुनते ही मैंने नाम में सर हिला दिया, क्योंकि आज मुझे उस तह तक जाना था। मैं चलते चलते उसी जगह पर पहुंचने वाली थी, और धीरे धीरे मैं उस जगह पर पहुंच गई। कुछ समय तक मानो हवा की गति इतनी तेज थी कि ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना कुछ दिखाई दे रहा था। मैं बहुत हिम्मत करके अपनी जगह खड़ी रही। मैं लगातार गायत्री मंत्र का जाप करने लगी। मैं ये बात भी जानती थी कि वो कोई भी मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकती है या सकता था। फिर मेरे कानों में एक कराहती हुई एक लड़की की आवाज़ लगी। मैंने जब अपनी आँख खोल के देखी तो लगभग 20 से 22 साल की लग रही थी वो देखने में। लेकिन मैंने गायत्री मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उस दिन मैं अकेली थी। मैंने जब सही से उसकी तरफ देखा तो वो बहुत डरी और सहमी सी लग रही थी, और जो उसने बताया अपने बारे में, उसके सुन के तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ जो वो बोल रही थी उस पर, क्योंकि ये घटना अप्रैल के लास्ट वीक में घटित हुई थी, जो कि मैंने खुद अखबार में भी देखी थी और पढ़ी भी थी। एक पल को लगा कि वो लड़की झूठ बोल रही हो, लेकिन उसने वही बताया जो मैंने अखबार में पढ़ा, कि कुछ लड़कों ने उसका बलात्कार किया था और उसको मार दिया था। ये सब मैंने उसके मुंह से सुना तो यकीन हो गया कि ये झूठ नहीं बोल रही है। मैंने फिर उससे पूछा कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। तब उसने कहा कि क्या पता आप मेरे घर वालों को बता सको, क्योंकि ये तो लोगों को पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन पूरी बात से सभी अनजान तब, और अनजान होने के कारण, जो सबसे बड़ा कारण था, वो लड़की 2-3 दिन से लापता थी। उसी ने मुझे बताया कि चौराहे के पास कुछ खाली पुराने मकान हैं। उन 3 लड़कों ने मुझे मारकर वहीं छुपा दिया। और ये बात भी सही थी कि चौराहे के पास हनुमान जी का मंदिर था, और मंदिर के सामने वही पुरानी मकान भी, जिनमें कोई भी नहीं रहता था। मैंने अपनी सहेली को अगले दिन सारी बात बताई तो वो बोली कि ये बात सही है। हमने हिम्मत करके अपने सर को ये सारी बात बताई। फिर उन्होंने उस लड़की के घर वालों को सारी आप बीती सुनाई। जब उस खाले पड़ी मकान की तलाशी ली गई तो उसमें उसी लड़की की लाश मिली, जिस पर काफ़ी गंदे गंदे चोटों के निशान थे। और उन तीनों लड़कों को इस अपराध का सज़ा और दंडवत भी भुगतना पड़ा, जिनकी शायद उन्होंने उम्मीद खो ही दी थी। अगले दिन मैं स्कूल के निकली तो वही रास्ते में मैंने उस लड़की को देखा, जो कि मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब मैं उसके नज़दीक पहुंची तो वो मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी और बोलने लगी। मैं चाहती तो आपकी सहेली को भी बता सकती थी, लेकिन आपको देखकर लगा कि मेरी मदद आप ही कर सकती हो। मैंने उससे कारण पूछा कि तुमको ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। उसने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मानो जैसे मेरा हाथ किसी को आर पार करके निकल गया हो। मैं समझ गई कि मेरे जो सामने खड़ी है वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। फिर मैंने उसको बोला कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करती। और वो बोलते बोलते पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और ऐसे मैंने उस बच्ची को न्याय दिलाया। दुख इस बात का होता है कि हमारे समाज में ये सब कांड होते हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। जीवन घाट जाने की तैयारी हम 5 दोस्तों ने की थी।
जीवन घाट मनाली रिजॉर्ट के पास ही है। हम सबने अपने बैग पैक किए और मेरे दोस्त राहुल की BMW गाड़ी में रख दिए। अपने अपने घर वालों की हज़ार हिदायतें लेकर हम निकल पड़े जीवन घाट के लिए। पूरा दिन पूरी रात गाड़ी नॉन स्टॉप चलती रही। हम सबकी मम्मी ने घर से ढेर सारी चीज़ें बना कर दी थी। सफ़र के दौरान सिर्फ बिस्लैरी या चाय पीने या फ्रेश होने को ही हमारी गाड़ी रुकती थी। लॉकडाउन अभी भी कुछ दिन पहले ही खुला था, लेकिन बारिश ने माहौल खुशनुमा कर रखा था। सुहाना सफ़र और मौसम हसीन था। हम सब दोस्त 2-2 घंटे के लिए गाड़ी चला रहे थे ताकि किसी को थकावट ना हो। 2 दिन और 1 रात गाड़ी चलाकर हम आखिर मनाली जीवता घाट रिसोर्ट तक पहुंच गए। वह रिसोर्ट बहुत हसीन था। उस रिसोर्ट में ज़्यादातर अंग्रेज़ लोग ठहरे थे। बहुत से लोगों ने हमारी तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ाए। हम लोग शाम के 7 बजे वहाँ पहुँचे थे। पहले सब लोग गर्म पानी से नहाए धोए, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ बरसात और ज़्यादा ठंड हो रखी थी। हमने रिजॉर्ट की लॉन में बैठकर खाना खाया और बाकी अंग्रेज़ों के साथ बातचीत कर ग्रुप फ़ोटो लिए। और 3 दिन की थकावट के चलते हम लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। जब हमारी नींद खुली तो दोपहर के 4 बज रहे थे। बारिश तेज़ लगी थी, इसलिए वापस हम सो गए, क्योंकि कहीं जाना तो हमें वैसे भी नहीं था, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। उस रात भी तेज़ बरसात लगी थी। इसके बाद हम लोग शाम 6 बजे जगकर फ्रेश हुए। यार, बारिश तो कमाल लगी है। लगता है जीवन घाट देखना आज नसीब ही नहीं होगा। हम सब दोस्त फ्रेश होकर नीचे लॉन में आ गए। उस रात देर तक हम उन अमेरिकन लोगों के साथ ताश खेलते, डांस करते, हंसते खेलते रात के 3 बजे तक जागते रहे। रात का डिनर भी हम सब ने अंग्रेज़ों के साथ ही खा लिया था। फिर अपने अपने कमरों में जाकर हम सो गए। 3 दिन सफ़र में 2 दिन होटल में यूं ही बीत गए थे। पर अब तक जीवता घाट हमारे लिए देखना संभव नहीं हुआ था। तीसरे दिन भी दोपहर 12 बजे हम सोकर उठे, तब भी बारिश लगी हुई थी। लगता है यार, हम लोग गलत मौसम में आ गए हैं यहाँ। वह दिन भी हमने होटल में ही उन अंग्रेज़ों के साथ मस्ती करते बिताया, लेकिन हम सब बुरी तरह से बोर हो चुके थे। रात 10 बजे बारिश रुकी तो उन अंग्रेज़ों ने हमसे लॉन्ग ड्राइव पर घूमने के लिए आने को पूछा। तो उन्होंने बताया मनाली रोड बंद है, वहाँ बारिश का पानी भरा है। फिर हमने नेट पर पता किया तो जीवता घाट का हाईवे खुला दिख रहा था। तो चलो दोस्तों, हम घाट की तरफ ही लॉन्ग ड्राइव लगा लेते हैं। वो अंग्रेज़ दोस्त बोले, घाट की तरफ दोनों तरफ घना जंगल है, बिल्कुल सेफ नहीं है उस तरफ, और रात के वक्त तो बिल्कुल मत जाओ। हमने कहा इन लोगों को जाना नहीं है, इसलिए बहाने बना रहे हैं। फिर हम 5 दोस्त अपनी BMW लेकर घूमने निकल पड़े। आज 3 दिन बाद बाहर निकलकर बहुत अच्छा लग रहा था। रात के वक्त घाट के दृश्य तो देखने से रहे, पर बहुत अच्छा मौसम था। पेड़ पत्तियाँ और गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू बहुत सुकून दे रही थी। बारिश बंद थी, पर हाईवे गीला गीला हो रखा था। जीवता घाट पर हम 5 दोस्त अपनी कार में नाइट राइड लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। दोनों तरफ घना जंगल और बीच में रास्ता, लेकिन रास्ते में कहीं भी लाइट नहीं थी। सिर्फ गाड़ियों की लाइट से ही रास्ता पता चल रहा था। उस वक्त रात के करीब 11:15 बजे होंगे। अचानक हमने सामने चौराहे पर बल्ब जलते देखा। हम सब दोस्त चौंके। अरे, वहाँ चौराहे पर बल्ब कैसे जल रहा है? हम अपनी गाड़ी उस रोशनी की तरफ बढ़ा दिए। नज़दीक पहुँचे तो देखा वो एक चाय टपरी थी
और वो भी तंदूरी चाय बना रहा था। तंदूरी चाय हमारी पसंदीदा चाय है। टपरी के ऊपर बोर्ड लगा था, लक्ष्मण खिलावन ईट हाउस। हम सब तो बहुत खुश हो गए थे। गाड़ी उस टपरी के पास खड़ी करके हम पांचों उस टपरी में जाकर बैठ गए और पहले सब ने आइस फ्रेश सिगरेट लिया, फिर उसे 5 तंदूरी चाय का ऑर्डर दिया। लक्ष्मण खिलावन बिना कुछ बोले चाय पिलाने लगा। उसका चेहरा पथरीला था, सर पर गुलाबी गमछा बांध रखा था। हमने पूछा, अरे चाचा, अकेले इतनी रात गए टपरी खुली रखते हो, डर नहीं लगता तुम्हें? वो कुछ भी नहीं बोला, बस वो चाय बनाता रहा। हमने सोचा वो बूढ़ा ज़रा ऊंचा सुनता है, चलो हमें क्या। हम सिगरेट फूंकते हुए तंदूरी चाय बनते देखते रहे। फिर लक्ष्मण खिलावन काका हमारे लिए तंदूरी चाय ले आए। उस भीगी सर्द रात में आइस फ्रेश सिगरेट फिर तंदूरी चाय बिल्कुल जन्नत का मज़ा दे रही थी। हम दोस्त चुस्कियाँ भरते तंदूरी स्ट्रॉन्ग चाय पीते रहे। तभी एक क्वालिस गाड़ी वहाँ आकर रुकी। उसमें 7 लोग थे, 3 बच्चे, 2 औरतें और 2 मर्द थे। उनको देखकर लग रहा था वो दोनों आदमी सगे भाई थे और उनके ही परिवार वाले थे। उन्होंने लक्ष्मण खिलावन से बिसलेरी की पानी की बोतल ली और 7 तंदूरी चाय ऑर्डर कर दी। और फिर वो दोनों जाकर वहीं बाकड़े पर बैठ गए। हम लोग आपस में कहने लगे, वो अंग्रेज लोग तो फिजूल में हमको डरा रहे थे। इस रास्ते तो रात में भी खतरा नहीं है। अरे लगता है वो फट्टू लोग रात में कभी यहाँ आए ही नहीं, वरना अगर आते तो उन्हें लक्ष्मण खिलावन की टपरी के बारे में कुछ तो पता होता ना, बेवकूफ़ कहीं के। मेरे दोस्त ने उन गाड़ी वाले भैया से पूछा, अरे भैया, आप लोग फैमिली लेकर इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो, या फिर किधर जा रहे हैं? पर कमाल था, वो लोग भी हमसे कुछ नहीं बोल रहे थे और ना ही हमारी तरफ देख रहे थे। अजीब लोग हैं यार। उन सब ने चाय पानी पीकर चाचा को पैसे दिए और अपनी क्लासिक में बैठकर फिर से अपने रास्ते निकल गए। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग हमें सुन क्यों नहीं रहे हैं और ना ही हमारी बातों का जवाब दे रहे हैं। चाय ख़त्म करके हम लोग भी उठे, चाचा को सिगरेट और चाय के पैसे दिए और अपनी BMW में बैठकर वापस रिजॉर्ट की तरफ चल पड़े। हम 5 दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ निकले ही थे, लेकिन ये क्या, हमारी गाड़ी घूमकर उसी चाय की टपरी के सामने आ जाती। हमने बार बार गूगल मैप देखकर हमारी दिशा के बारे में पता करना चाहा, पर गूगल मैप खुल ही नहीं रहा था। आखिरकार हम लोग फिर से लक्ष्मण खिलावन की टपरी के पास गाड़ी बढ़ाने लगे। यही ख्याल था कि हम रात के अंधेरे में रास्ता भटक गए हैं, चलो चाचा से सही रास्ता पता कर लेते हैं। हमारी कार अभी चाचा की टपरी के पास पहुंची ही थी कि एक क्वालिस दंदनाती हुई आई और लक्ष्मण खिलावन चाचा की टपरी में घुस गई। ये देखकर हम सब हक्के बक्के रह गए। हमारी तो सर्द रात में पसीनों से पूरा शरीर गीला गीला हो गया था जब हमारी नज़र उस क्वालिस में बैठे लोगों पर पड़ी। अरे ये तो वही 7 लोग थे जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले हमने इस टपरी पर बिसलेरी और चाय पीते देखा था। वह क्वालिस टपरी वाले चाचा को खदेड़ते हुए सीधे पीछे घने जंगल के अंदर घुस गए। उस जंगल में चाय टपरी के कुछ दूरी पर गहरी खाई थी। वह क्वालिस जिसमें 3 बच्चे, 2 औरतें और 2 आदमी थे, वह सातों के साथ चाय वाले चाचा भी घसीटते हुए उस गहरी खाई में गिर गए। वह भयानक मंजर देखकर हमारी तो चीख ही निकल गई। हमने अपनी गाड़ी से उतरकर उनके पीछे चिल्लाते हुए दौड़े, शायद हम लोग उनकी कोई मदद कर पाए, लेकिन वह खाई इतनी गहरी और अंधेरी जंगल से भरी थी कि हम चाहकर भी उस खाई में उतर नहीं पाए।
लेकिन हमने कई बार चाय वाले चाचा को आवाज़ लगाई, पर खाई के अंदर वो सभी कहीं गायब हो गए थे। पता ही नहीं चल पाया। हम थक हार कर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो देखा वहाँ कोई ढाबा, कोई चाय टपरी भी नहीं थी। हमारे तो घबराहट के मारे कलेजे मुंह को आ गए। बाप रे बाप, ये नहीं हो सकता। उस वक्त हमारा क्या हाल था, आप लोग अगर हमारी जगह खुद को रखकर महसूस करोगे तब शायद आप सब हमारी हालत को समझ सकते हो। हम अपनी BMW लेकर टपरी से गाड़ी को थोड़ा आगे कर उसके अंदर लाइट जलाकर गाड़ी लॉक करके बैठ गए। जब धड़धड़ाती हुई धड़कनें कुछ काबू में आई तब हमने फिर से कार स्टार्ट की और गूगल मैप चलाया। इस बार भगवान की दया से गूगल मैप चालू हो गया, पर अचानक बड़ी गरज के साथ धुआंधार बारिश हुई। हमने बारिश की परवाह किए बिना अपनी गाड़ी उस हाईवे पर दौड़ा दी। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैप के हिसाब से चलते रहे, लेकिन हम फिर से घूम घूम कर उस जीवता चौक पर ही पहुंच रहे थे। ये सिलसिला सुबह के 4 बजे तक चलता रहा। गाड़ी में मतलब रात भर घूमती रहने के कारण पेट्रोल भी ख़त्म होने लगा था। 4 बजे के बाद हम उस घेरे से बाहर निकल पाए और बड़ी मुश्किल से तेज़ बारिश और गड्ढे पर अंधेरे की मार झेलते हुए अपने रिजॉर्ट तक पहुँचे। हमारे अंग्रेज़ मित्र उस समय रेन डांस पार्टी ख़त्म करके अपने अपने रूम में जा रहे थे। हमको देखकर सब रुक गए। हम सब उनसे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने हमें बहुत हिम्मत और हौसला दिलाया। हमारा रोना सुनकर रिजॉर्ट के मैनेजर ऋतिक शर्मा जी वहाँ आ गए। जब उनको सारी बात पता चली तो उन्होंने बताया, हम लोग इसलिए इस रिजॉर्ट में आने वाले टूरिस्ट को सख्त हिदायत देते हैं कि देर रात कोई उस तरफ ना निकले, क्योंकि वहाँ भूत घूमते हैं। वहाँ चौक पूरी तरह से हॉन्टेड माना जाता है। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले सचमुच उस चौक के किनारे लक्ष्मण खिलावन की चाय टपरी हुआ करती थी। एक रात जब वह दुकान रात में ही बढ़ा रहे थे तभी एक बड़ी गाड़ी ब्रेक फेल की वजह से उनकी टपरी में घुस गई और चाय वाले को खदेड़ते हुए कुछ दूर पर खाई में जाकर गिर गई थी। खाई में गिरते वक्त गाड़ी का पेट्रोल टैंक फट गया और 8 लोगों के चीथड़े उड़ गए। खोजबीन किए जाने पर उनकी लाश तक नहीं मिल पाई। उसके बाद से उन 8 लोगों की रूहें वहाँ हर रात भटकती हैं, इसलिए रात के वक्त उस तरफ कोई नहीं जाता। हम सबकी हालत ये सुनते ही बहुत ख़राब हो गई थी। मैनेजर ने बताया, उन भूतों ने आपको झपट लिया है। हमें उन्होंने हमारे कमरे तक पहुंचाया। अगली सुबह हम सबको बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था। 2 दिन तक हम बिस्तर पर पड़े रहे। मैनेजर ने एक तांत्रिक को बुलाकर हमारा झाड़ा करवाया और उन्होंने कोई ताबीज़ देते हुए बोला, इसे बाजू में बांध लो, फिर कोई आत्मा तुम्हारे नज़दीक भी नहीं भटकेगी। हमने वह ताबीज़ अपने बाजू में बांध लिया। एक दिन में तबीयत चंगी हो गई। हमने जब ये बात घर में बताई तो सब लोग अपनी कसम देकर हमें वापस बुला रहे थे और उसके बाद हम घर वापस भी आ गए। मजबूरन हम जीवता घाट की सैर किए बिना अपने घर आ गए। आज भी वह भयानक रात हम सबकी नींद उड़ा देती है। ये जो आपको मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये आज से करीब 4 साल पहले की है। उस रोज़ हमारी कंपनी का क्लोजिंग डे था, मतलब वार्षिक जमा खाता के हिसाब होने से था, अकाउंटिंग डे। तो उसी सिलसिले में मुझे काफ़ी देर तक ऑफिस में रुकना पड़ा। वैसे तो और भी स्टाफ लोग थे, लेकिन वो सब ऑफिस के आसपास ही रहने वाले थे, पर मेरा घर ऑफिस से 25 किलोमीटर दूर था। काम इतना ज़्यादा था कि मुझे समय का भान ही नहीं रहा और रात 11:30 बजे हमारी ऑफिस से छुट्टी हुई। क्या करते,
वो ईयर एंडिंग वर्क था और वो इतना ज़रूरी होता है कि पूरे साल की मेहनत निचोड़ ली जाती है। और वैसे भी वो सारे खातों का आखिरी दिन था, तो चलो एक दिन के लिए इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है ना। लगभग रात 11:15 बजे मैं अपनी बाइक लेकर घर जाने के लिए निकला। मुझे बाइक पर घर तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते थे, यानी रात 12 बजे मैं घर पहुंच जाता था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो ऑफिस से 8 किलोमीटर ही दूर पहुंचा था कि बाइक अचानक बंद पड़ गई। मैं उस वक्त मेन हाईवे पर था। अब वहाँ इस वक्त कोई गैरेज खुला नहीं था और ना ही कोई इंसान वहाँ नज़र आ रहा था। मैंने लाख कोशिश की, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं। उस पर मेरे घर से मम्मी के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि इतना लेट जो मैं हो गया था। और हाँ, पहले ही बता दूं, इतना लेट मैं कभी नहीं होता था। मम्मी ज़्यादा फिक्र ना करें, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। बस इतना ही कहा कि आधे रास्ते पहुंच गया हूं। मैं कोशिश कर रहा था उस हाईवे पर किसी गाड़ी वाले को रोक कर मदद लेने की, लेकिन कोई रुकता ही नहीं था। वैसे भी आजकल तो हाईवे पर देर रात लुटेरे ही घूमते हैं, इसलिए कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, यही सोचकर कि मामला बड़ा ना हो जाए। लेकिन मैं तो अजीब मुसीबत में फंस गया था। उस सुनसान हाईवे पर अब मैं अकेला था। मुझे खुद से ज़्यादा अपनी बाइक की चिंता हो रही थी, क्योंकि पिछले साल ही 1.5 लाख लोन पर यह बाइक खरीदी थी मैंने, वो भी दिवाली के अवसर पर। कहीं कोई लुटेरे ना आए मुझे अकेले देखकर, बस इसी डर में था मैं अपनी बाइक को पकड़कर चलाते हुए साथ चलने लगा। आजकल लुटेरे, चोर, डाकू की वजह से कोई अच्छे लोगों को भी डर के चलते मदद नहीं करने आता, और उसका खामियाजा मेरी तरह के शरीफ लोगों को, आम नागरिक को भोगना पड़ता है। यही सोचते सोचते मैं बाइक लिए चल रहा था। अभी थोड़ी दूर ही चला था कि ना जाने कहाँ से 4 टपोरी चरसी दिखने वाले लोग 2 बाइक पर 2-2 सवार मेरे पास आ गए, और मेरे ही पास आकर उन्होंने बाइक रोकी और मुझसे बोले, क्या हुआ भाई? मैंने कहा, कुछ नहीं पता, बाइक अचानक बंद पड़ गई है। मेरे इतना कहते ही वो चारों अपनी बाइक से उतरकर मेरे पास आए और बोले, अगर 200 रुपये दोगे तो भी बाइक ठीक कर देंगे। उनमें से एक ने कहा कि वो मैकेनिक है। मैंने कहा, भाई दे दूंगा, तुम प्लीज़ ठीक कर दो मेरी बाइक। मुझसे उसने बाइक लेकर चेक करने लगा कि क्या खराबी है, और चेक करते करते उसने ना जाने क्या किया कि मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। तो मैं उस लड़के को 200 रुपये निकाल कर देने लगा। इस पर वो लड़का बोला, अरे भैया रुपए रहने दो, बस हमको सफ़ेद पुल तक पहुंचा दो। वो क्या है ना कि हम इस तरफ पहली बार आए हैं, तो हमें सफ़ेद पुल का रास्ता नहीं पता। इस बात पर मैंने कहा, अरे भाई क्यों नहीं, सफ़ेद पुल तो मेरे घर की तरफ ही पड़ता है, आ जाओ आप लोग मेरी बाइक को फॉलो करते हुए। इस पर उसी मैकेनिक ने कहा कि वो मेरी बाइक पर मेरे साथ बैठेगा, बाकी 3 लोग उनकी बाइक पर आएंगे। मैंने बिना देर किए उसे हाँ कहकर बाइक स्टार्ट की, और वो लड़का मेरी बाइक पर बैठा। हमारे साथ साथ वो 3 लोग भी 2 बाइक लेकर आ रहे थे। रह रह कर मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि जब उनकी 2 बाइक हैं और वो 4 लोग आराम से अपनी बाइक पर बैठ सकते हैं, तो फिर मेरी बाइक पर मेरे साथ बैठने की क्या ज़रूरत थी। फिर भी उन्होंने मेरी बाइक ठीक कर दी थी। इस बात के चलते मैं कुछ भी कह नहीं सका। जब सफ़ेद पुल आया तो मैंने बाइक रोकी, तो मेरे साथ साथ उन्होंने भी बाइक रोकी। मैंने कहा, ये सामने है सफ़ेद पुल, लेकिन इतनी देर रात यहाँ आप लोग कौन से काम के लिए आए हो? यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है। मेरे इतना कहते ही उन दोनों लोगों ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिए और मेरे गले पर लगाकर बोले, इतनी रात को हम सब यहाँ इसी काम के लिए आए हैं,
अब सीधी तरह चुपचाप अपनी जेब से बटुआ और हाथ से घड़ी और ब्रेसलेट, अंगूठी और गले से चैन निकाल और बाइक की चाबी ला इधर। मैंने उनको अपना वॉलेट, चैन, घड़ी, बाइक की चाबी आदि कुछ भी देने से मना कर दिया और उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो एक गुंडा बोला, ये ऐसे नहीं मांगेगा। कहते हुए उसने जेब से रुमाल निकालकर मेरे मुंह और नाक पर कसकर दबा दिया। उस रुमाल में शायद क्लोरोफॉर्म जैसी दवाई थी। उस रुमाल की खुशबू से मेरी सांसों में घुलती हुई सांस में घसा गया। पूरा दिमाग भन्ना गया और मैं उन गुंडों के हाथों में झूल गया। मुझे बेहोशी के आखिरी पल में सिर्फ इतना दिखाई पड़ा कि उस सफ़ेद पुल पर हमारे सामने एक लंबी सी सफ़ेद कार आकर रुकी। बस फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ा। और जब मेरी आँख खुली तो मैं उस गाड़ी के अंदर था और मेरे बगल में कुछ पुलिस ऑफिसर बैठे थे, 2 आगे 2 पीछे, और मुझे देखकर एक स्माइल दे रहे थे। और उन्होंने कहा, चिंता मत कर बच्चे, तू सेफ है। और उन्होंने मुझे वहाँ की पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, वो गुंडे हमेशा यहाँ पर मवाली करा करते हैं। हमने उन्हें पकड़ने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हमें अपने जाल में फंसा लिया था। और फिर उसी सफ़ेद पुल के पास उन्होंने हमें धोखे से, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मेरा सारा सामान कहाँ है, मेरी बाइक और मेरा सारा सामान। उन्होंने कहा, चिंता मत कर, वो सब कुछ सुरक्षित है। और उन्होंने मुझे एक पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ दिया और कहा, अंदर रविंदर जी होंगे, उन्हें सारी बात बता दे और सफ़ेद पुल का नाम ज़रूर लेना। मुझे उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। अगर वो पुलिस वाले हैं तो वो जेल के अंदर क्यों नहीं आ रहे, मतलब कि पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों नहीं आ रहे। लेकिन मैंने फिर भी इस बात को ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मुझे तो अपनी बाइक की फ़िक्र हो रही थी और अपने सामान की। इसके बाद मैं अंदर गया और पुलिस वाले को सारी बातें बताई और रविंदर जी से मिला। तो रविंदर जी को मैंने सब कुछ बताया तो उन्होंने मेरी हेल्प करी और सीधा उठा के मुझे पुलिस स्टेशन में बिठा दिया और कहा कि तुम आराम करो, तुम्हें तुम्हारा सारा मिल जाएगा। और वो हैरानी से वहीं पर भागे और आधी रात में वो 4 हवलदारों के साथ सफ़ेद पुल पर गए और वहाँ पर मैं बैठे बैठे सो गया। जब मैं सुबह उठा तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तुझे पता भी नहीं है तेरे साथ क्या हुआ है। मैंने कहा, मतलब मैं समझा नहीं कुछ भी, मेरे को मेरा सामान चाहिए। उन्होंने कहा, तेरा सारा सामान सुरक्षित है और तेरे घर पहुंचा दिया गया है। तेरे सारे ब्रेसलेट, घड़ी, सब कुछ ये रही। उन्होंने एक टोकरी में सारा सामान दिखाया। फिर उन्होंने बताना शुरू किया, उन 4 की बहुत दर्दनाक मृत्यु हो गई है और सफ़ेद पुल की रेलिंग से लटक कर उनके जिस्मों की आखिरी बॉडी मिली है। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे धरती खिसक गई। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, ये सब कर्मा है। लगभग 2 साल पहले की बात है। मलिक जी और उनके साथ 4 हवलदार रात के समय पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन्हें आहट हुई कि पीछे जंगल में झाड़ियों के अंदर कुछ हो रहा है। तो उन्होंने जैसे ही दुबक कर देखा तो देखा 4 चोर एक औरत का गला काट रहे थे और साथ ही उसकी सारी ज्वेलरी अपने बैग में भर रहे थे। उनकी बेरहमी इतनी गंदी थी कि उनके एक हाथ पूरा का पूरा उसकी गर्दन में घुसा हुआ था। इस अमानवता को देखकर मलिक साहब को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने सीधा उन 4 पर धावा बोल दिया। लेकिन मौका देखकर वो वहाँ से भाग गए और उनकी गाड़ी के पीछे मलिक साहब की गाड़ी दौड़ रही थी और साथ में 4 हवलदार भी थे। और तभी उन चोरों की गाड़ी सफ़ेद पुल के पास आकर रुकी और तभी मलिक साहब भी उतरे। उन चोरों ने हैंड्स अप कर लिया था और मलिक साहब ने उन सब के ऊपर गन तान रखी थी। लेकिन तभी मलिक साहब के पीछे से किसी ने चक्कू घोंप दिया
जब मलिक साहब ने देखा तो वो हवलदार रामकिशोर था, जिसे वो चोर अपना हिस्सा दिया करते थे और जिसकी वजह से ये सड़क ऐसी थी। ये देखकर तीनों हवलदारों ने जैसे ही उसे मारने की कोशिश करी, उन चोरों ने बंदूक उठाकर सबको गोलियों से भून दिया और मलिक साहब में तो इतनी गोलियां डाली कि उनके शरीर के चीथड़े चीथड़े हो गए और उन्हें सफ़ेद पुल में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने अपना ये सिलसिला जारी रखा। छानबीन में जब हमें पता लगा तो हमने उन चोरों पे नज़र रखी, लेकिन आपसी पॉलिटिक्स की वजह से इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हमें पता था कि एक दिन कर्मा उल्टा पड़ेगा और वही हुआ। देखा तुमने, मलिक साहब ने अपना बदला ले ही लिया। ये सब सुन के मैं हक्का बक्का रह गया और मैं ये समझ गया कि अगर भगवान है तो भूत भी है, लेकिन कोई भूत कुछ ज़्यादा बुरा है तो कोई कुछ ज़्यादा अच्छा। मेहुल के पापा सत्यनाथ सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे। कई साल पहले ही गांव छोड़कर परिवार संग वो शहर में आ बसे थे। बढ़िया स्कूल और कॉलेजों में मेहुल को शिक्षा मिली। मेहुल के चाचा राजकुमार आज भी अपनी बेटी संग गांव में रहकर खेती बाड़ी करते थे। एक दिन जब वह शाम को घर लौटा तो उसे माँ कुछ गंभीर और चिंतामग्न दिखी। पूछने पर माँ सरस्वती ने बताया, बेटा हमें आज ही गांव तेरे चाचा के घर जाना होगा, क्योंकि तेरी बहन शालिनी आजकल कुछ बीमार चल रही है। मेहुल के चाचा राजकुमार, जिनकी लड़की का नाम था शालिनी, माँ के मुंह से शालिनी का नाम सुन के और उसके बीमार होने की बात सुनकर मेहुल उनसे बोलता है, अरे माँ मौसम बदल रहा है, इसमें चिंता करने की कौन सी बात है, किसी डॉक्टर को दिखा दवाई दे दें। इतनी सी बात में हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है, मेहुल ने कहा। मेहुल की बात सुनकर सरस्वती बोली, नहीं बेटा, ये तबीयत खराब होने के चक्कर नहीं है, बल्कि ये बात कुछ और ही है। मेहुल को माँ सरस्वती की ये बात काफ़ी अजीब लगी और उसके पल्ले ही नहीं पड़ी। उसकी माँ सरस्वती उसकी हैरानी देखकर उससे बोली, अब तुझे कैसे समझाऊं बेटा, कि शालिनी पर किसी बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है। उसके अजीबोगरीब व्यवहार और बदले रवैये ने सबको हैरान किया हुआ है। माँ की बात सुनकर मेहुल सर पीटते हुए बोला, अरे क्या माँ, आप भी पढ़ी लिखी होकर ऐसी अंधविश्वास वाली बातें कर रही हो। आज विज्ञान का युग है। होगा बेटा, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदल जाती। बुजुर्गों की बात पर यकीन करना सीखो। तुमसे पहले वो इस दुनिया में आए हैं और तुमसे बेहतर इन चीज़ों को समझते हैं, और तुम मॉडर्न ज़माने के लड़के कहाँ इन चीज़ों को मानो। बेचारी की माँ भी नहीं है, वो अकेले कैसे सब कुछ झेल रही होगी वो वही समझ सकती है। तू चल रहा है तो चल, वरना मैं अकेले ही जाऊं। माँ का सख्त लहजा देखकर मेहुल साथ चलने को तैयार हो जाता है। सत्यनाथ किसी ज़रूरी मीटिंग की वजह से उनके साथ नहीं जा सके। माँ बेटे दोनों नियत समय पर घर से निकलते हैं और कुछ ही घंटों में गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचते ही मेहुल सबसे पहले चाचा जी राजकुमार के घर पहुंचते हैं और उनके पैर छूते हैं। ये देखकर वो बड़े खुश होते हैं। वाह बेटा, जुग जुग जियो, शहर में रहकर भी अपने संस्कार नहीं भूले, बहुत गर्व है हमें तुझ पर। ये कहते हुए राजकुमार उसकी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन सरस्वती शालिनी को लेकर बहुत परेशान होती है। उसका पूछती है। जवाब में राजकुमार बोलते हैं, अंदर अभी भी सोई है, पड़ोस की रानी बहन उसके पास बैठी है, उसी ने अब तक सब कुछ संभाला है। यदि वो नहीं होती तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। आइए अंदर चलकर पहले शालिनी को देख लीजिए। सभी अंदर शालिनी के कमरे में दाखिल होते हैं। शालिनी गहरी नींद में सोई रहती है और उसके पास
रानी बहन बैठी होती है। सरस्वती शालिनी को सोते देख उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। कैसी सूख गई है मेरी बच्ची। बिन माँ की बच्ची को भगवान कैसा दुख दे रहा है। हे ईश्वर, दया कर इस मासूम पर। सरस्वती ईश्वर से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। फिर वो लोग कमरे के बाहर आ जाते हैं। राजकुमार सरस्वती को पूरी बात शुरू से बताते हैं। भाभी, कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक था। हंसती खेलती मेरी बच्ची पूरे घर में इधर से उधर घूमती रहती थी। फिर वो मनुष्य दिन भी आया जिस दिन से इसकी सारी खुशियाँ छिन गई। हुआ यूँ कि मैं तो खेतों पर ही रहता हूँ पूरे दिन भर। घर आते आते शाम हो जाती है। दिन में खाना वहीं खेत पर ही खाता हूँ। शालिनी ही मेरे लिए खाना लेकर आती थी खेत पर। उस दिन भी वही आई थी। हमने खेत पर खाना खाया। तभी प्रकाश की लड़की रानी वहाँ आई और पास के गांव में मेला लगने की बात की। उसने शालिनी को भी अपने साथ ले जाना चाहा। मैंने पहले तो मना किया, फिर लड़की जात है ना, अकेले कैसे भेज दूँ। पर शालिनी जिद पर अड़ गई। आखिर मुझे उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा, क्योंकि वो लोग तभी जाने वाले थे। इसलिए खेत से सीधी ही वो रानी के साथ मेला घूमने चली गई। यहीं खेत के पास से एक शॉर्टकट है जो जल्दी उस गांव में पहुंचा देता है। बस वो दोनों उसी रास्ते चली गईं। जब शाम को काफ़ी देर हो गई तो मुझे चिंता हुई। शालिनी या रानी के पास कोई मोबाइल भी नहीं है जिस पर मैं उससे बात कर सकूं। मैं इन लोगों को देखने जाने ही वाला था कि तभी दोनों वापस आ गईं। पर शालिनी जैसे ही आई सीधी अपने कमरे में चली गई। मुझसे बात करना दूर, मेरी तरफ उसने देखा तक नहीं। मैंने रानी से पूछा तो वो बोली, काका मेले में तो सब ठीक था, पर बाद में पता नहीं क्या हुआ, इतनी बदल गई है। कुछ देर पहले तक हंसती खेलती, अचानक से गंभीर हो गई। हम लोग मेले से वापस आ रहे थे, अंधेरा हो चुका था। तभी शालिनी को लघु शंका की इच्छा हुई। वो झाड़ियों में चली गई। पर जब काफ़ी देर हुई वो बाहर नहीं आई तो मैंने झाड़ियों में जाकर देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। मैं ये देखकर घबरा गई। मैंने उसे पानी के छींटे मारकर होश में लेकर आई। पर बस शालिनी जब से होश में आई तब से ऐसी ही है। फिर पूरे रास्ते उसने मुझसे बात ही नहीं की, बस नाक की सीध में चलती रही। बाकी आपने अभी देख ही लिया। रानी की बात सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अगले दिन से शालिनी फिर से सबसे अच्छे से बातें करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उससे पूछा कि कल रात को क्या हुआ था, वो चुपचाप क्यों हो गई थी। पर उसने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन वो पहले की तरह सबसे हंसती बोलती खेल रही थी, तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बात आई गई हो गई। एक दिन दोपहर में खेत पर काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी जब शालिनी खाना लेकर नहीं आई तो मुझे चिंता हुई। मैं उसे देखने घर गया, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। मेरा ध्यान अचानक बाथरूम के खुले दरवाजे की तरफ गया। मैंने अंदर देखा तो बहुत चक्का रह गया। शालिनी निर्वस्त्र होकर ज़मीन पर लोटे खा रही थी और मुंह से अजीब सी गुर्राहट जैसी आवाज़ निकाल रही थी। बाथरूम के फर्श को अपने नाखूनों से खुरच रही थी। ये देखकर मैं बुरी तरह डर गया। वो तो भला हो रानी बहन का, जो उस वक्त अचानक घर किसी काम से आई थी। जब उन्होंने ये सब देखा तो शालिनी को कपड़े पहनाकर वो कमरे में ले आई। जैसे ही वो उसने पलंग पर लिटाने लगी, अचानक शालिनी तेज तेज मदारन स्वर में बोलने लगी, छोड़ दो मुझे जाने दो, छोड़ दो। ये सुनकर रानी बहन अपनी अनुभवी आंखों से फौरन ताड़ लगाई। उनको ये समझते देर नहीं लगी कि शालिनी पर ऊपरी हवा का चक्कर है। उन्होंने फौरन शालिनी की चीटी उंगली पकड़कर उससे कड़क स्वर में पूछा, कौन है तू? बोल, क्यों इस मासूम को परेशान कर रही है? पहले तो वो कुछ नहीं बोली, पर जब रानी बहन ने बार बार जोर देकर उग्र स्वर में पूछा तो शालिनी अचानक से बड़ी बड़ी आंख निकालते हुए दहाड़ी, मैं रामानगर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम प्रवध है। इसने मुझे जगा दिया है
मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरा दिल इस पर आ गया है। शालिनी की हालत देखकर तो वही दम से बैठ गया। कुछ समय नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, पर रानी बहन ने बड़ी हिम्मत रखी। उन्होंने उससे बोला, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मुर्गा और एक बोतल शराब और दूल्हे के सिगार का पूरा सामान ला कर दो तो मैं चला जाऊंगा, नहीं तो इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। जल्दी करो और दफा हो जाओ। ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। और तेज तेज डरावने अंदाज में हंसने लगा। मेरा चेहरा तो पीला पड़ गया, पर रानी ताई के कहने पर मैं वो सब जैसे तैसे करके लेकर आया और उसे दिया। मेरे देखते ही देखते शालिनी पूरी बोतल एक सांस में खाली कर गई और मुर्गे को ऐसे नोच नोच के खाया कि उसकी हड्डियां तक चबा गई और एक तरफ लुढ़क गई। ऐसा भयंकर डरावना दृश्य देखकर तो मेरी बोलती ही बंद हो गई। पूरा कमरा दुर्गंध से भर गया। उस दिन के बाद से कुछ दिन तो सब ठीक ठाक रहा, पर एक दिन अचानक फिर से शालिनी की तबीयत खराब हो गई। उसने फिर से वही रूप धारण कर लिया। मैंने फिर रानी बहन को बुलाया। रानी बहन ने फिर से उससे बात की। उसमें फिर से वही मांगा। मैंने फिर से वही सब लाकर दिया। बस उस दिन के बाद से आए दिन यही नाटक शुरू हो गया। वो प्रसन्न की आत्मा जब भी उसके शरीर में आती यही सब चीज़ें मांगती। मैं तो परेशान आ गया उन सब से। राजकुमार दोनों हाथ सर पर रखकर परेशान होकर बोला। मेहुल और सरस्वती राजकुमार की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। सरस्वती ने पूछा, आपने किसी को दिखाया नहीं? मेरा मतलब किसी ओझा तांत्रिक को? अरे बताया भाभी, मेरे दोस्त राजू के कहने पर एक तांत्रिक आया था। उसने भी यही सब अपनी आंखों से देखा। उस प्रसंग की आत्मा ने उससे भी वही सब वस्तुएं मांगी। जब उसकी इच्छा फिर से पूरी हो गई और उस तांत्रिक ने उससे वचन भी लिया कि अब वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। उस तांत्रिक ने कोई पूजा भी की। बाद में सब कुछ ठीक भी हो गया था, पर होली की एक रात पहले फिर से इसकी तबीयत खराब हो गई और वही सब नाटक दोबारा। आप पीछे आंगन में जाकर देखो, शराब की कितनी बोतलें इकट्ठी हो चुकी हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ भाभी इन सब से। मेरी कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। राजकुमार दोनों हाथ सर पर रखकर नीचे बैठ गया। इतना कुछ हो गया भैया, और आपने हमें अब जाकर बताया है? सरस्वती ने हैरानी से बोला। क्या करता भाभी, क्या बताता, किस मुंह से बताता? भाई साहब को तो आप जानती हो ना, कभी यकीन नहीं करते इन बातों पर। जब बात इतनी बढ़ गई तब मैंने आप लोगों को बताना ही उचित समझा। मेहुल तो ये सब सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है। वो तो आज के पहले ये सब अंधविश्वास समझता था, पर चाचा जी झूठ नहीं बोलेंगे। अब उसे भी यकीन होने लगा। वो उठकर शालिनी के पास जाकर बैठ गया। उसे बड़े गौर से देखने लगा। उसे बचपन की सारी बातें याद आने लगी। कैसे शालिनी उसे छेड़कर भाग जाती थी, कैसे वो उसके साथ खेलता था, और आज उसकी बहन ये मरणासन हालत में पड़ी थी। शालिनी बहुत कमज़ोर हो गई थी। जब उसे होश आया, उसने मेहुल और सरस्वती को देखा तो मुस्कुरा दी। मेहुल ने उसे सीने से लगा लिया। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा बहन, ये वादा रहा। अभी तेरा भाई जिंदा है। मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी, पर तुझे इस हाल में कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि तुझे कुछ हुआ तो पूरे प्रेतलोक को बर्बाद कर दूंगा। मेहुल शालिनी से और खुद से वादा करता है। मेहुल फौरन वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है और माँ से बोलता है, बस माँ बहुत हुआ, बहुत परेशान हो गई मेरी गुड़िया। अब कोई तांत्रिक नहीं,
हम लोग सीधे कलकत्ता जाएंगे। वहाँ काली मैया का प्रसिद्ध स्थान है। मैंने बहुत सुन रखा है उस जगह का। पहले इन सब पर मैं यकीन नहीं करता था, पर वो मंदिर सिद्ध है। वहाँ जाकर मेरी गुड़िया ज़रूर ठीक हो जाएगी। हम लोग कल ही निकल रहे हैं। चाचा जी से बोल दो कि तैयार हो जाएं। मैं बाकी का इंतज़ाम करके आता हूँ। हम लोग बाई रोड ही जाएंगे। रानी बहन को भी साथ में ले लीजिए। उनकी मदद के बिना शालिनी को संभालना मुश्किल होगा। मैं फ़ोन पर वहाँ के पुजारी जी से बात कर लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहते ही मेहुल वहाँ से कहीं चला गया। मेहुल को वापस आते आते काफ़ी रात हो गई। वो खाना खाकर एक बार फिर शालिनी को उसके कमरे में देखने गया। वो सो रही थी। मेहुल चुपचाप दूसरे कमरे में आकर सो गया। आधी रात को उसके अचानक नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी छाती पर बैठा है और उसका गला दबा रहा है। उसने आँख खोलकर जैसे ही देखा तो उसके ऊपर शालिनी सवार थी। बाल एकदम फैले हुए, आँख बड़ी बड़ी लाल लाल और दांत बाहर निकलते हुए किटकिटाती हुई उसका गला दबाई जा रही थी। नहीं छोड़ूंगा तुझे साले, तू आया है तू इसे बचाने। मैं रामागढ़ का प्रगंग हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरा तू तो क्या कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साले तेरी इतनी हिम्मत कि तू इसे मुझसे दूर करेगा। अरे ये तो मेरे साथ जाएगी प्रेत लोक में। कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। सबको मार डालूंगा, सबको। हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कई डरावने मर्दाना स्वर एक साथ बोल रहे हो। शालिनी भयंकर चेहरा बनाते हुए गर्दन को धीरे धीरे आसपास गोल घुमाते हुए वो मेहुल को खूंखार नज़रों से घूरे जा रही थी और गर्दन पर दबाव बढ़ाई जा रही थी। उसके मुंह से ये बात सुनकर मेहुल का मानो खून उबल गया हो। मेहुल ने पूरी शक्ति से खुद को से छुड़ाया और उसे एक तरफ छिटकराया। तब तक पीछे से राजकुमार और सरस्वती दोनों आ चुके थे। इधर मेहुल ने हिम्मत से तेजी से एक साथ दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ को शालिनी के सर पर रख बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए प्रचंड गर्जना पर बोला। पूरा वातावरण उन प्रत्यंत प्रतिभाशाली पंक्तियों से गुंजयमान उठा। उसने आधी हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ दी थी। हनुमान चालीसा की विशेष प्रभावी चौपाइयाँ बोले जा रहा था और शालिनी बुरी तरह से तड़प रही थी। मेहुल फिर दांत पीसते हुए गुस्से में गरजा। तू अब सावधान हो जा। बहुत सुन चुका हूँ तुम्हारे बारे में, किस किस तरह से हम निर्दोष लोगों को सताती हो, लेकिन अब तक तुम्हारा किसी सच्चे हनुमान भक्त से पाला नहीं पड़ा होगा। एक सच्चे हनुमान भक्त के पास भले कोई तंत्र शक्ति ना हो, पर हमारे पास ऐसी शक्ति है जो सभी शक्तियों पर भारी है। तू बेटा प्रसंग, तेरी औकात क्या है? जिंदा होगा तब भी सबको परेशान किया होगा और अब मरने के बाद भी दादागिरी कर रहा है। तेरी आत्मा की तो बैंड बजा कर रहूँगा मैं। मेरी बहन पर नज़र डालने की हिम्मत भी तू कैसे कर सकता है? अब तुझे बर्बादी का वो मंजर दिखाऊंगा जिसे देखकर तू तो क्या, तेरा प्रेतलोक भी कांपेगा। इतने में शालिनी के शरीर में घुसे प्रसंग ने तेज प्रहार किया मेहुल पर। मेहुल ने एक हाथ से वो प्रहार रोकते हुए उसे दूर झटक दिया। वो चाहकर भी उस शैतान पर हाथ नहीं उठा सकता था, क्योंकि वो शैतान उसकी बहन शालिनी के शरीर में था। चोट शालिनी को लगती, मेहुल बस उसके हर प्रकार को विफल कर रहा था। इतना कहते ही मेहुल ने बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए शालिनी के कान के पास जाकर तेज स्वर में हनुमान चालीसा पूरी कही। श्री राम जी और हनुमान जी का नाम उसके कानों में पड़ते ही उसने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और भयंकर गर्जना करते हुए एक तरफ लुढ़क गई। मेहुल ने उसे उठाकर वापस पलंग पर लेटा दिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। सरस्वती ने आज मेहुल का यह अलग रूप देखा था। जो लड़का कभी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, वो अचानक उस आत्मा से भिड़ गया और प्रचंड स्वर में हनुमान चालीसा का वो पाठ किया कि उस समय पूरे वातावरण में जो जो भी आत्माएं विचरण कर रही होंगी, सभी दुम दबाकर भाग गई होंगी। राजकुमार भी पहली बार
मेहुल का ये उग्र स्वरूप देखकर अंदर तक दहल चुका था। अगले दिन सभी लोग कार से कलकत्ता रवाना हो गए। वहाँ मंदिर के पुजारी जी ने मेहुल से पहले ही सब कुछ फ़ोन पर बात कर ली थी। वहाँ पहुँचते ही जब शालिनी को उनके समक्ष बैठाया गया तो शालिनी वापस से बाल फैलाकर नाटक करने लगी, पर जैसे ही उसकी नज़र पास में बैठे मेहुल पर पड़ी तो सर को गोल गोल घुमाना बंद कर दिया। पुजारी जी ने उससे पूछा कि कौन है और क्या चाहता है। तब शालिनी ने मर्दाना स्वर में बोलना शुरू किया, मैं रामगाहपुर का प्रबंध हूँ। मैं बहुत ही बिगड़ैल मिजाज का इंसान था। शराब पीना, नाच गाना देखना, मांसाहार करना मेरे शौक़ हुआ करते थे। मैंने ना जाने कितने मासूम लड़कियों का बलात्कार किया, ना जाने कितने निर्दोषों को मौत के घाट उतारा। एक दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं अकाल मौत मारा गया। तब से मेरी आत्मा भटक रही थी। उस दिन जब ये लड़की पेशाब करने वहाँ झाड़ियों में गई तो मेरी नज़र इस पर पड़ी। मैं इसे देखते ही रह गया। मेरा दिल तब से इस पर आ गया। उसकी बातें सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग बुरी तरह डर गए, सिवाय मेहुल के। मेहुल ने जैसे ही शालिनी के शरीर में घुसे प्रबंध को गुस्से से देखा तो शालिनी गुरगुर करना बंद कर गई। पुजारी जी ने मेहुल को एक तांबे की छोटी मटकी और कुछ सामान लाने को कहा। मेहुल वो सब सामान ले आया। पुजारी जी ने मंत्र पढ़कर मटकी को शालिनी के सामने रख दिया और बोले, हाँ तू इसमें समा जा, हाँ इसमें आ। पर शालिनी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर मेहुल ने जैसे ही शालिनी का हाथ पकड़ा, कुछ देर बाद मटकी अपने आप हिली और शालिनी एक तरफ लुढ़क गई। प्रबन्ना की आत्मा मटकी में आ चुकी थी। पुजारी जी ने उस मटकी को अभिमांत्रित धागे से बांध कर वो मटकी समंदर में फेंक दी। कुछ देर बाद शालिनी को होश आया। मेहुल ने उसे गले लगा लिया। अब शालिनी सामान्य थी, पर सरस्वती ने अब मेहुल को वो रूप देखा था जो उसने इसके पहले कभी देखा नहीं। मेहुल ने बस सरस्वती ने इतना ही कहा, मुझे सिर्फ अपनी बहन की फिक्र थी और मैं अगर डर जाता तो आज मेरी बहन इस खतरे से कभी बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए मैंने अपना भी डर छिपाया। ये सुनते ही सभी लोग वहाँ पर खुश हो गए और इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। बरसात होकर बंद हो चुकी थी। इस ठंडे माहौल में भी आशीष पसीने से लथपथ डरते हुए जो जो आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उस वीरान जगह का माहौल और भी रहस्यमय होता जा रहा था। सूखे पत्तों की चरचर, उल्लू और झिंगुरों की आवाज़ वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। शाम ढलने को थी। घनी झाड़ियों में सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था और अंधकार गहराता जा रहा था। दूर दूर तक ना कोई इंसान था, ना इंसान की जात। हिम्मत जुटाकर वह चलता रहा। वापस जाने के लिए भी उसने हिम्मत नहीं बची थी। रास्ता भी वो भूल चुका था। कांपते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर भगवान का नाम जपने लगा। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई तो सिर्फ हवा में झूमते लंबे लंबे पेड़ों की डरावनी आकृतियाँ और उनके ऊपर उड़ते हुए चमगादड़ों का झुंड ही दिखाई दे रहा था। काफ़ी देर तक वो वहीं खड़ा खड़ा तमाम विचारों के सागर में गोते लगाता रहा। उसने घड़ी पर नज़र डाली तो शाम के 7 बज चुके थे। मोबाइल की बैटरी भी आधी हो चुकी थी। उसने फ्लैशलाइट जलाकर आगे बढ़ने का सोचा, क्योंकि यदि ज़्यादा देर यहीं खड़ा रहा तो किसी जंगली जानवर का खतरा भी था और बारिश भी होने के आसार थे। आसमान पर घने बादलों का डेरा था। बिजली भी चमक रही थी। हिम्मत कर जैसे तैसे वो आगे बढ़ने लगा। उसके सारे शरीर में रोंगटे खड़े हो चुके थे। अनजान आशंका से ग्रस्त वो दिशाहीन बस बढ़ता जा रहा था। इतने में बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई। आशीष जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए हुए किसी आश्रय की तलाश में उस बियावान जंगल में ज़िंदगी को खोज रहा था। शायद कोई मिल जाए जो उसे इस जंगल से बाहर निकाल सके।
पर जैसे वहाँ कोई ज़िंदगी थी ही नहीं। उसके अलावा उस बियाबान जंगल में अंधकार धीरे धीरे अपने भयानक स्थिति में आ चुका था। बरसात और अंधेरे के कारण देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। काफ़ी देर तक यूं दिशाहीन चलते चलते उसे मोबाइल की रोशनी में एक पगडंडी सा ऊबड़ खाबड़ रास्ता दिखाई दिया, जैसे बरसों उस रास्ते से कोई गुजरा ही ना हो। इसलिए वो रास्ता सिर्फ सब सांकेतिक रूप में रह गया था। आशीष को कुछ उम्मीद बंधी, अनहोनी आशंकाओं से ग्रसित वो अपनी सारी हिम्मत बटोर कर उस रास्ते पर भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे पुराना सा मकान दिखा जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था। किस्से कहानियों और फिल्मों में उसने बहुत ऐसे खंडरों को देखा था। आशीष अंदर तक डर गया था, पर इस बरसात में उसे कोई चारा भी दिखाई नहीं दिया। खुले आसमान के नीचे रहने से अच्छा उस खंडर में ही शरण ले ली जाए, यही सोचकर वो डगमगाते कदमों से उस तरफ बढ़ चला। जैसे ही वो उस खंडर के पास पहुंचा, पुराना सा बड़ा जंग लगकर खुल चुका दरवाज़ा, जिस पर पेड़ पौधे की लंबी लंबी जटाएं लिपटी हुई थीं, ऐसा लगता था एक अरसे से ही उसे नहीं खोला गया हो। लेकिन नीचे दरवाज़ा ज़मीन से इतना ऊपर तो था कि आशीष जैसा इंसान इसके नीचे से आसानी से झुककर निकल सकता था। एक बार तो वो भी रुककर सोच में पड़ गया कि अंदर जाए या ना जाए। पानी भी तेज़ हो चुका था। चमकती बिजली की रोशनी में वो पुराना मकान उसे भयभीत कर रहा था। आशीष ने सोचा कि यदि वो अंदर गया और कुछ ऐसा वैसा हुआ तो वो दौड़कर जल्दी बाहर भी नहीं आ पाएगा। लेकिन जब पलटकर पीछे बाहर का अति डरावना अंधकारमय दृश्य देखा तो उसे अंदर जाने में ही भलाई दिखी। उस सुनसान माहौल में वो अंदर उस खंडर के प्रारंभ में पहुंच गया। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और नाना प्रकार के कीड़े मकोड़ों की आवाज़ ने पहले ही उस वातावरण को दीवाना बना रखा था। वैसे तो आए दिन कई लोगों के साथ अलग अलग तरह की घटनाएं घटती होती हैं, जिन पे विश्वास करना तो दूर, उन्हें सोच पाना भी बहुत बड़ी बात है। यकीनन कोई इस बात को जाहिर कर पाता है और कोई किसी को नहीं भी बता पाता, इस डर से कि कहीं कोई उसका मजाक ना बनाए। लेकिन इससे हम इन चीज़ों को एक मजाक नहीं कह सकते। ये उन्हें ही पता होती है जिनके साथ ये बीती होती है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। रीना अपने पति प्रजा के साथ हनीमून मनाने हिमाचल जाती है और वहाँ कोई होटल ना मिलने के कारण दोनों एक कॉटेज में जाकर ठहरते हैं। और उस कॉटेज में रीना के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से वो डर के सायरे में रहने लगती है। उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अब देखना ये है कि ये कोई साया है या कोई इंसान। अब शुरू करते हैं कहानी को। आधी रात हो रही थी। रात के